तो दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है दोस्तों, हमारी जान बचाने वाले, इन पर मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद जो रोज जुड़ रहे हैं और बड़े पेशेंस से मुझे सुन रहे हैं। आज मुझे जिस स्लोगन पे अपने अनुभव साझा करना है वो है दोस्तों, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सही में दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था। बेशक वो शराब इसीलिए मैं बंद करना चाहता था कि मैं जिंदा रहना चाहता था। मालूम था कि अगर ऐसे ही पीते रहूंगा तो शराब मेरी जान लेने वाली है। 2003 में भी मेरे शराबीपन ने बिल्कुल मेरी वाट लगा दी थी और मेरी अर्थी सच चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। और फिर जब शराब आई तो वापस दुनिया से जाने के बंदोबस्त पूरी तरीके से हो चुके थे। एक शेरर बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे शहर के, नागपुर के, कि लकड़ियां पहुंच गई थी शमशान घाट पे, बस मेरा ही इंतजार था। लेकिन दोस्तों, भगवान शायद कुछ और प्लानिंग करता है हम लोगों के बारे में, और किसी खास मकसद से ही भगवान ने हमको बार बार बचाया है। ये बात अगर मैं समझ जाऊं दोस्तों, तो मेरी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपनी जान बचाने के लिए आया था, क्योंकि शराब मेरी जान लेने वाली थी। लेकिन उस वक्त ये नहीं मालूम था दोस्तों कि ये जान बचा के मैं करूंगा क्या। ए में आने के बाद जान तो बची जाती है हम सबकी, क्योंकि अगर हमारी अंदर से इच्छा है कि हम शराब बंद करना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, और उसके लिए थोड़ी बहुत अगर ईमानदारी जागती है, थोड़ा दिमाग के ताले भी खुलते हैं, हमारा मन खुला होता है, तो 100% ये प्रोग्राम काम करता है। यानी हमारी शराब ए में आने के बाद बंद होती है, और इसके लाखों लोग प्रमाण है, सबूत है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी ए में आने के बाद में पलट कर पीछे देखने का कोई मौका नहीं मिला, और मैं ए में आने के बाद में सोबर हो गया। लेकिन मैं अपनी जिंदगी जो बचाना चाहता था, तो आखिर मैं किस लिए अपनी जिंदगी बचाना चाहता था? क्या उद्देश्य था मेरी जिंदगी का? क्या मैं ये जो नई जिंदगी पाने की जो चाहत थी, तो ये जो नई जिंदगी है ये वैसी ही रहेंगी जो ए में आने के पहले थी, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो सिर्फ दारू बंद करने का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि दारू बंद करना तो ये पहली मंजिल है, मेरी पहला कदम है। आगे ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में खुलता है। मैं अगर फिर जिंदगी में दोबारा शराब को नहीं आने देना चाहता, जो कि आ सकता है, आ सकती है शराब,
सालों के बाद में भी लोगों की जिंदगियों में शराब वापस आई है। कितने साल की सोबराइटी है वो मायने नहीं रखती। और फिर दूसरी बात कि अगर मैंने शराब नहीं भी पी, सालों साल में सोबर रहा भी, तो क्या मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं कि जिसमें कुछ नयापन है? अल्कोहलिज्म की जो जिंदगी थी उससे अलग। क्या इस जिंदगी में जो नई जिंदगी मैंने पाई है उसमें कुछ बदलाव है या नहीं? शराब बंद करने के बाद भी अगर मैं उसी तरीके की जिंदगी जी रहा हूं जो ए में आने के पहले की थी, तो फिर दोस्तों शराब बंद करने के बाद में भी मैं इस जिंदगी का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि ए में कई लोग शराब नहीं पीते, सालों के सोबर हम रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई खुशी, आनंद, हर्षोल्लास ये चीजें नहीं दिखती। हमारे चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने तो एक बेवड़े के बारे में जो पिक्चर बताई थी, रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और नाखुश। अगर ए में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद भी हम ऐसे ही अगर फील कर रहे हैं, तो फिर पीने के दिनों की जिंदगी में और आज के दिनों की जिंदगी में क्या फर्क रहेगा? इसके उल्टा अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक उद्देश्य दिया है, हैप्पी, जॉयस और फ्री। एक खुशनुमा, आनंद भरी और स्वतंत्र जिंदगी। अब ये मेरे ऊपर में है दोस्तों कि मैं सिर्फ शराब बंद करने तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहता हूँ, या फिर एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ कि जिस जिंदगी में खुशियां हो, आनंद हो, मैं अपने मन से, विचारों से, शरीर से एक स्वतंत्र जिंदगी में जी सकूं। और इसीलिए दोस्तों ए में बताया जाता है कि सिर्फ शराब की दूरी परिपूर्ण नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मैं फिर दोबारा अपनी जिंदगी में शराब वापस नहीं लाना चाहता। मैं एक हैप्पी, जॉयस, फ्री लाइफ अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को उस बदलाव की प्रक्रिया में डालना पड़ेगा। जो बदलाव दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये 12 आध्यात्मिक तत्वों की बदौलत आते हैं। और तब जाके दोस्तों मेरी जिंदगी में एक पीस ऑफ माइंड आता है, मन की शांति, एक सेरेनिटी आती है, चित्त शांति, एक संयमशीलता आती है जिसको सोब्राइटी कहते हैं। और मुझे लगता है कि यही चीजें पाने के लिए तो हम शराब पीते थे, क्योंकि अगर मैं शराब खुश होने के लिए, खुशी पाने के लिए, मजा पाने के लिए अगर नहीं पी रहा था तो फिर मैं शराब पी क्यों रहा था? पहली बार भी अगर मैं जब शराब पीने गया तो मैं आनंद और खुशी पाने के लिए गया था, और उसके बाद में भी मैं बार बार शराब की तरफ में जा रहा था तो इन्हीं चीजों की वजह से जा रहा था कि मुझे जो जिंदगी में तनाव था, जो परेशानियां थी, जो डर था, उससे मुक्त होने के लिए, उससे बचने के लिए मैं शराब का सहारा लेता था। थोड़ी देर के लिए सही मैं एक अलग दुनिया में चले जाता था, मेरा तनाव, डर सब निकल जाता था। लेकिन शराब जो मजा, जो आनंद मुझे देती थी, उसमें गड़बड़ ये थी कि वो परमानेंट नहीं था। जब तक नशा होता था तब तक ठीक लगता था, और जैसे ही नशा उतरी
कि फिर जिंदगी का नरक सामने में आ जाता था। क्या क्या गड़बड़ियां की, कहा कितने गड्ढे खोद के रख दिए, कितने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। और वो अपनी बर्बादी का मंजर देख के फिर अंदर से मैं और परेशान हो जाता था, और फिर अपने को चैन की नींद लेने के लिए, परेशानियों से भागने के लिए फिर शराब की तरफ जाता था। और हालत ऐसी हो गई थी कि कितनी भी शराब पी लूं लेकिन कोई मजा ही नहीं आता था। शुरू में मैं जब शराब पीना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या जिंदगी बन गई अपनी वाली। जब मैं शराब नहीं पीता था तो शराब पीने वाले मुझे दुश्मन के जैसे दिखते थे, और मैं उनको गलत निगाह से देखता था कि ये पीने वाले जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल गलत लोग हैं, बैड मैन। ये मेरी धारणा थी, क्योंकि मैंने अपने घर में शराब की वजह से बर्बादी देखी थी। मेरे पिताजी शराबी थे, उनकी नौकरी चली गई थी, वो हमेशा बीमार रहा करते थे, घर के हालात बड़े खराब थे। बाहर भी मैंने लोगों को मरते हुए देखा था, बर्बाद होते हुए देखा था। तो जो शराब पीने वाला व्यक्ति है उसके बारे में मेरे ख्यालात ऐसे थे कि ये बिल्कुल गलत लोग होते हैं, बेकार किस्म के लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने जिंदगी में पहली बार शराब पिया और जब उसका मजा मैंने लेना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार यही जिंदगी है। इतना बढ़िया लगता है, बिल्कुल हवा में तैर रहा है आदमी। जिंदगी के सारे जो दर्द और गम है, तनाव, टेंशन, डर सब निकल जाता है। और अब मैं ऐसा परिपूर्ण इंसान बन गया हूँ कि सारे लोगों से दूरियां मिट गई है। पहले मैं शराबियों के साथ बात नहीं करता था, उनके नजदीक नहीं जाता था, क्योंकि वो गलत लोग थे। अब देखो बॉस, मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ। मैं पीने वालों के भी साथ बैठता हूँ, और जो नहीं पीते सभ्य लोग उनके साथ में भी बैठता हूँ। यानी मैं सर्वसमावेशक बन गया। और वो पीने के दौर में गाना गाना, एंजॉय करना, तो ऐसा लगता था कि यार अपन अपनी अलग ही दुनिया में है। शुरू में खाना अच्छा होता था, नींद अच्छी आती थी, तो मुझे लगता था ये जीवन है, इसको बोलते हैं जिंदगी। और जो शराब नहीं पीते तो उनकी जिंदगी पूरी नीरस जिंदगी, उसमें कोई मजा नहीं है। लाइफ का मजा लेना है बॉस, तो शराब, शबाब, कबाब, ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर शराब के साथ में मैंने कभी शबाब वबाब के चक्कर में कभी पड़ा नहीं। मैंने ये बहुत अच्छा हो गया, भगवान ने बचा लिया इसमें। लेकिन शराब में अपने आप को मैंने डुबा दिया। तो मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि जो शराब में जो जिंदगी थी वो सही मायने में जिंदगी। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया कि मेरे उस शराबमय जिंदगी से मुझे तो अगर ठीक है, मुझे आनंद और मजा मिल रहा होगा, लेकिन मेरे से जुड़े हुए लोग भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे, उनको भी आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आज मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि घर में बर्बादी देखने के बाद में भी मेरे जैसा व्यक्ति अगर शराब को छू रहा था तो वो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए छू रहा था। स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता ही हमारी बर्बादी की जड़ है। बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। तो मैंने जिंदगी में जो पहली बार शराब पी और उसके बाद में भी मैं बार बार शराब की तरफ जा रहा था, क्या मेरे शराब पीने की वजह से मेरे माँ बाप को कोई आनंद आ रहा था, मजा आ रही थी? क्या मेरे शराब पीने से मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब मैंने अपने स्वार्थ के लिए पी थी।
अपने मजे, अपने आनंद के लिए। उसमें किसी और का कोई किसी का फायदा नहीं था। और इसी स्वार्थीपन ने दोस्तों, मैं बोल सकता हूं कि मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। जैसे जैसे शराब बढ़ते गई, लोग मुझे समझाते गए, मैं मानने को तैयार नहीं। मेरे शराबीपन की वजह से मेरे घर के लोगों पे क्या बीत रही है। जब तक शराब नजर नहीं आती थी तब तक ठीक है। जब शराब नजर में आने लगी कि मैं डोलते डालते आ रहा हूँ, कभी गिरते पड़ते आ रहा हूँ, शराब के लिए कभी घर में मैं वाद विवाद कर रहा हूँ, जबरदस्ती पैसे ले रहा हूँ, घर में मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रह रहा है, तो घर के लोग मुझे बोलते थे। एक उम्मीद थी। मेरी माँ ने तो मेरे पिताजी का भी कई सालों का अल्कोहलिज्म झेला था और उसकी सारी उम्मीदें मेरे पर थी। लेकिन जब दोस्तों उसने देखा कि अपना लड़का भी शराबी बन रहा है, उसकी शराब बढ़ रही है, उस वक्त मेरी समझ में ही नहीं आया कि उसके दिलों पे क्या बीत रही होंगी। जब मैंने अपनी जिंदगी की बर्बादियां खुद अपनी आंखों से देखनी शुरू की, तब भी मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी वजह से मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे घर के लोग, मेरे माँ बाप, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, जो भी मेरे से जुड़े हुए थे, जब मैं अपने प्रोफेशन में गया, मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, मेरे शराबीपन से सब परेशान थे। सब मेरी वजह से मेरे से जुड़े हुए लोगों की बदनामियां हो रही थी। उनको लोग ताने दे रहे थे, अरे समझाओ ना यार, तुम्हारा दोस्त को समझाओ। या फिर वो कोई बोलता था कि यार तुम्हारे रिश्तेदार को समझाओ, कैसा है वो। मेरे व्यवसाय का नाम लेके लोग बोलते थे, क्या आदमी है यार। बोले कौन सा आदमी है, उसको समझाते क्यों नहीं। मेरे घर के लोगों को ताने सुनने पड़ते थे और मैं अपनी ही दुनिया में खोया था। मुझे लग रहा था कि क्या जिंदगी में जी रहा हूँ, वाह बहुत बढ़िया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कोई स्वर्ग जैसी जिंदगी नहीं थी, मैं नरक में जी रहा था। गुलाम था मैं, गुलाम बन गया था, दारू का गुलाम। अब वो शुरू का मजा निकल गया था। अब तो सिर्फ शरीर की गरज बन गई थी, मन की गरज बन गई थी, चाहिए या नहीं चाहिए। कोई फिक्स दिन नहीं बचा था, कोई ब्रांड नहीं बचा था और कोई लिमिट नहीं बची थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुलाम हो चुका हूँ दारू का। मैं शराब के लिए झूठ बोलना चालू कर दिया है। शराब के लिए लोगों के आगे मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरे अपमान हो रहे, मैं बदनाम हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरी जान जाने की कगार पे है। लेकिन फिर भी दोस्तों, वो जो शराब का जो खुमार था, नशा जो था, वो उतरने का ही नाम नहीं ले रहा था। फिर भी मैं बार बार उसी में जा रहा हूँ। 2003 में तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचा, 11 महीने में बेड पे रहा, पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। शराब ने मेरी जिंदगी लगभग छीन ली थी। बदनाम तो पूरा हो ही गया था मैं, और जिंदगी भी जा रही थी। लेकिन उस बीमारी से मैं उबरा भगवान की कृपा से 11 महीने के बाद में फिर और शराब को छुआ। जब मैं 11 महीने जब मैं बेड पे था, मैं इसका आज भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरे माँ बाप पे क्या बीती होंगी, कैसे वो दिन उन्होंने निकाले होंगे। उन 11 महीनों में 1 महीना मेरे पिताजी मेरे साथ में अस्पताल में मेरी सेवा कर रहे थे। यानी मैं जवान लड़का बेड पे पड़ा हूँ, पाखाना भी मैं अकेले की बदौलत नहीं जा सकता, मेरे पिताजी पकड़ के लेके जा रहे। उसके पहले भी जब बहुत ज्यादा नशा हो जाती थी तो बाथरूम या पाखाना जाने के लिए भी मुझे सहारे की गरज लगती थी। पानी नहीं ले सकता था, मेरे पिताजी को पानी मांगता था और पिताजी पानी लेकर आते थे। तो वैसे ही जब मैं हॉस्पिटल में रहा तो मेरे पिताजी मेरी सेवा कर रहे थे। यानी बूढ़ा बाप जवान बेटी की सेवा कर रहा है और माँ
अस्पताल का भी खर्चा देख रही है और घर का भी खर्चा चला रही है। और मेरे जैसे मरते हुए इंसान को जिंदा करने के बाद मैं उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय, उनका ख्याल रखने की बजाय अपने मजे के लिए, अपनी खुशी, अपने आनंद के लिए फिर शराब को पुकार रहा हूं, फिर शराब को गले लगा रहा हूं। कौन सी जिंदगी बोलेंगे दोस्तों इसको? क्या सही में मैं ये बोल सकता हूं कि मैं खुद भी अच्छे से जी रहा था और मेरे से जुड़े हुए लोगों को भी ठीक तरीके से जीने दे रहा था? अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में ये डिफरेंस समझ में आया। उस जिंदगी को जिंदगी जीना नहीं कहते, वो एक नरक था, वो नरक यातना थी जिसमें मैं खुद भी उस दलदल में फंसा हुआ था और मेरे से जुड़े हुए लोग भी सारे उस नरक यातना को भोग रहे थे। हमेशा तनाव में, हमेशा डर में, हमेशा परेशानियों में। कैसा होगा? एक बेवड़े की कोई गारंटी नहीं रहती। घर के बाहर अगर निकला वो वापस जिंदा आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। और मेरा पीना तो ऐसा था कि मेरी कोई गारंटी नहीं होती थी। रात को 4 घंटे, सवेरे 4 घंटे मैं दारू के अड्डे पे बैठे रहता था और फिर फुल टाइट होके मैं, हमारे बगल में ही एक रेलवे लाइन थी, उसकी पटरियों से आता था। कई बार रात के वक्त जब पीछे से ट्रेन आती थी तो मुझे नीचे के लोग आवाज देकर बोलते थे, नीचे उतर, गाड़ी आ रही है। यानी कभी भी कुछ भी हो सकता था। कई बार मैं पीने के नशे में मुंह के बल पे गिरा, मेरा चेहरा फूट गया, कुछ भी हो सकता था। तो मेरे घर के लोग तो हमेशा दहशत में जी रहे थे, हमेशा तनाव में जी रहे थे। कैसा होगा, क्या होगा? और फिर जो बोलते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है, और आखिरी दिनों में वैसा ही हुआ। मेरे माँ बाप ने या बाकी लोगों ने मेरे को कुछ भी बोलना बंद कर दिए थे। मेरे एक भाई ने मेरे पिताजी को बोला आखिरी दिनों में, बोले ध्यान दो, बोले उसको मर जाएगा, बोले वो। तो पिताजी ने साफ बोल दिया, पैदा करने वाले पिताजी ने। अब वो मर भी गया तो अभी कोई चिंता नहीं, बोले अब देख लेंगे, बोले जो भी। और माँ की आंखों के तो आंसू ही सूख गए थे। वो मुंह से कुछ बोलती भी नहीं थी, उसने बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मालूम था अब इसको बोलने से, समझाने से भी कुछ होने वाला तो है ही नहीं। जो जिंदगी है, जैसी चल रही है चलने दो। वो भी मजबूत हो गई। तो अगर मैं ए में नहीं आता और मर जाता तो किसी को गम, किसी को अफसोस नहीं होता। तो क्या भगवान ने इसीलिए मुझे जिंदा रखा था, इसीलिए बचाया था कि मैं कुत्ते की मौत मरूं और मेरे बारे में किसी को कोई सहानुभूति ना हो, कोई दया ना हो, कोई प्रेम ना हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ना तो मैंने ये सोचा था, ना भगवान ने मुझे बार बार इस बात के लिए बचाया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद, जैसे जैसे एक ही मीटिंग में आते गया, मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभवों से, एक लिटरेचर से मुझे जिंदगी जीने का असली कारण पता चला, असली वजह पता चली, असली उद्देश्य पता चला। और सबसे पहले तो ये जो जिंदगी में बदलाव जो लाना था, वो मुझे अपने आप के लिए लाना था। क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोगों ने और एक लिटरेचर ने साफ बता दिया था, एक न्यू लाइफ पाना चाहते हो तो अपनी पुरानी लाइफ को मारना पड़ेगा, अपने पुराने एटीट्यूड, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, तभी एक नई जिंदगी पा पाओगे। और उसमें रुकावट कौन थी? मैं, मेरा ईगो, मेरा ईगोइस्टिक नेचर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच, मेरा तरीका, मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड। खतरा बाहर से था ही नहीं,
खतरा अंदर से ही था। जो भी ए में आने के बाद में बार बार शराब की तरफ में जाते हैं, हम सिर्फ कारण बताते हैं कि इसकी वजह से पिया, उसकी वजह से पिया, लेकिन असल जड़ हम खुद रहते हैं। हमारे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स, हमारा सोचने का तरीका, हमारा व्यक्तित्व। और पहले डर के मारे मैंने इस बात को कबूल किया और इस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं फिर उस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहता था। और इसीलिए मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ये शराब जो आज बंद हुई है, इसको अगर मैं वापस अपनी जिंदगी में नहीं रहने देना चाहता हूं, तो मुझे अपने आप की बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा। प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी, आमूलाग्र परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में। और उसको करने का एक ही तरीका है दोस्तों, 12 कदम। जब हम इन 12 कदमों पे सिर्फ चलना शुरू ही करते हैं, तो जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिसने भी थोड़ी देर भी अगर समय बिताया हो, वो अपने आप में बदलाव जरूर देख सकता है दोस्तों। अगर कुछ दिन भी आपने ये में बिताए हो, तो जरूर हमको थोड़ा तो भी बदलाव जरूर दिखता है। अव्वल दर्जे के हम स्वार्थी लोग कई तो भी दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। बेईमान किस्म के लोग कम से कम थोड़ी बहुत ईमानदारी आनी शुरू हो जाती है। बंद मानसिकता के लोग, हमारा मन ओपन माइंड होना शुरू होता है। हम लोगों की सुनना और अपनी खुले मन से बताना शुरू करते हैं। दूसरों की फिक्र करना भी धीरे धीरे आ ही जाता है। हर आदमी इस बदलाव को महसूस कर सकता है। लेकिन ये जो बदलाव हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में जो आ रहा है, उसको कंटिन्यू रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे चरित्र के दोष इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, कि वो हमको फिर पुरानी दुनिया में और पुरानी मानसिकता में ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। सेल्फ विल रन राइट, अपने मन के मुताबिक जीना, अपनी इच्छा के हिसाब से जीना और अपने फायदे के लिए जीना। लेकिन बिग बुक चैप्टर 5 में, जहां मैंने जब बोला कि सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस यही हमारी बर्बादी की जड़ है, इसी के नीचे लिखा है कि हम जैसे अल्कोहलिक लोगों ने जितनी जल्दी हो सके इस स्वार्थीपन से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। जब मैं खुद के बारे में, अपने फायदे का सोचना बंद कर देता हूं दोस्तों, तब मैं सही मायने में एक ऐसी जिंदगी पाता हूं जिसका मैं खुद भी आनंद उठाता हूं और मेरे साथ में जुड़े हुए लोग भी आनंद महसूस करते हैं। पर यह चीज ए में आने के बाद तुरंत नहीं आई दोस्तों मेरी जिंदगी में। सिर्फ मैं शराब से दूर था, लेकिन सब जैसे का वैसा था। पर्सनालिटी में, एटीट्यूड में, भाषा में कोई बदलाव नहीं था। और इसीलिए दोस्तों, जिस तरीके की दहशत, जिस तरीके का डर, जिस तरीके की तकलीफ भरी जिंदगी मेरे से जुड़े हुए लोगों ने मेरे अल्कोहलिज्म में झेली थी, वैसी ही जिंदगी वो मेरे ए में आने के बाद में भी देख रहे थे। कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, घर में ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों किए, ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए, छोटी छोटी चीजों के लिए पिन पॉइंट करना, और घर में किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना। दारू से मैं दूर हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। उनके बारे में सहानुभूति से उन पर ध्यान देना, पूछना क्या है, कैसा क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपकी इच्छा है, कुछ नहीं।
दारू बंद करके मैंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, उपकार कर लिया था मैंने सब पे। लेकिन मेरे दारू बंद करने से उनको क्या फायदा हो रहा था? बस एक ही फायदा हो रहा था कि भाई वे जिंदा है और कुछ नहीं। हाड़ मास का पुतला जिंदा है, मरने वाला था लेकिन जिंदा है। लेकिन काम का अभी भी नहीं है। पहले दारू पी पी के बेकार और निकम्मा था, अभी सोब्राइटी में भी बेकार और निकम्मा है। ना हाल चाल पूछ रहा है, ना घर पे ध्यान दे रहा, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। और मुझे तो ऐसा था कि जैसा पहले पीने के दिनों में दारू का जुनून था, अभी ए का जुनून हो गया था मेरे पे। वो हो सकता है कि मेरा भगोड़ापन भी था कि मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा था। और वो जो खुशी और आनंद पाने की जो लत और आदत थी, जो पहले पीने के पीछे भागती थी, अभी ए में मैं वो सेवा के पीछे भागता था। हाइडिंग इन ए भी बोला जाता है कि ए में आकर छुपना। तो दिन रात ए शुरुआत के दिनों में उसका फायदा हुआ। मैं सोबर हुआ, कैसे मेरी सोबराइटी बढ़ते गई, दारू की दूरी पता भी नहीं चला। लेकिन जिम्मेदारी, एक ही रिकवरी की जो दो पहचान है, दो चीजों से जो पहचानी जाती है, वो है दोस्तों मेरी ह्यूमिलिटी और दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे अंदर में विनम्रता आनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाव आनी चाहिए, तो उसे सही मायने में रिकवरी कही जाएगी। और ये दोनों गायब थी पूरी तरीके से, वैसे का वैसा ही एरोगेंट, मुंह फट। अपन तो बॉस मुंह पे सुना देते, अपन तो किसी को भी बख्शते नहीं बॉस। अपना स्वभाव ऐसा है, अपन बिल्कुल मुंह पे बोल देते। अरे लेकिन भाई ये तो पहले ही था ना। अभी भी अगर वही भाषा बोलोगे, वही लोगों के दिलों को चोट पहुंचाओगे, वही दिलों को घाव दोगे, तो पहले में और अब में फर्क क्या है? तो वही चल रहा था। कुछ भी घर के लोगों को बोल देना, ए के लोगों को, अच्छे ओल्ड टाइमर रहे, न्यू कमर रहे, मैं ही सही हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल अच्छा है, सही है, बाकी सारे लोग गलत है। तो किसी को भी कुछ भी बोल देना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, जैसा मैंने बताया, घर पे ध्यान ही नहीं। शुरू में बोलते कि ट्रायंगल में रहो, घर, काम धंधा और मीटिंग। तो काम धंधे के हाल खराब थे और मैं घर पे रहना नहीं चाहता था, जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। तो फिर पूरा समय ए में। तो कहीं तो भी ए में आने के बाद में भी जिंदगी वैसी ही थी दोस्तों, जैसी अल्कोहलिज्म के दिनों में थी। ऐसे ही मैं लोगों को परेशान कर रहा था, ऐसे ही लोग मेरे से परेशान हो रहे थे। मैं उनको, जो डर और दहशत में पहले लोग मेरे से जी रहे थे, उसी डर और दहशत का सामना एक ही सोब्राइटी में भी कर रहे थे। पहले मैं पी के घर में आके डराता था और दहशत निर्माण करता था, अब बगैर पी के अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से दहशत निर्माण कर रहा था। उनकी स्वतंत्रता मैंने छीनने के काम किए। 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने मेरा अल्कोहलिज्म नहीं झेला था, लेकिन उन्होंने मेरा इज्म झेल रहे थे। पहले माँ बाप ने झेला और शादी होने के बाद में मेरे बीवी और मेरे बच्चे झेल रहे। जो एक उनको फ्रीडम देनी चाहिए, जो एक स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की, उनके हिसाब से सोचने की, उनके हिसाब से कुछ काम करने की, वो मैं देने के लिए ही तैयार नहीं था। हर तरीके से उन पर रिस्ट्रिक्शन लादना, बंधन डालना, नहीं माने तो फिर उनकी खैर नहीं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। परेशान हो गए थे दोस्तों। तो दारू से तो मैं दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं खुद जी रहा था, ना मैं औरों को जीने दे रहा था।
क्योंकि दोस्तों लाइफ का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। एक ही मीटिंग में आके बड़ी बड़ी शेयरिंग कर रहा था हर स्लोगन पे, जैसा अभी भी कर रहा हूं, लेकिन आज भी खामियां है दोस्तों, ये खामियां दिखती है और आज उन खामियों को जान के ही उन पर काम करने की निरंतर कोशिश चालू है। पर पहले वो समझ में ही नहीं आती थी। अपन जो भी कर रहे बॉस सब सही है, अपन जो भी बोलते, जो भी सोचते, जो भी करते बिल्कुल सही करते, और सारा गलतियां करने का ठेका बाकी सब ने दूसरों ने ले लिया है। ब्लेमिंग नेचर, ब्लेम करना। लेकिन दोस्तों ये जो जिंदगी में ए में आने के बाद में जी रहा था, इसका क्या परिणाम हुआ? जो एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ मुझे ये देना चाहती है, वो मैं नहीं जी पा रहा था। ए में अच्छी सेवा कर रहा था, शराब से दूर था, धीरे धीरे अच्छा नाम भी हो रहा था, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था, मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था, पीस ऑफ माइंड नहीं था, सेरेनिटी नहीं थी। और इसीलिए दोस्तों ना मैं खुद अच्छे तरीके से जी रहा था, ना मेरे से जुड़े हुए लोगों को मैं ठीक तरीके से जीने दे रहा था। और यही चीजें दोस्तों मुझे बाद में इस प्रोग्राम के रियल सेंस में ये प्रोग्राम क्या है, ये समझने के लिए मुझे बाध्य कर गई। 4 साल के बाद में कहीं तो भी जो अनुभव मैंने लिए कि घर के लोग भी खुश नहीं है, बाहर के लोग भी खुश नहीं है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जान बचाने आया, यहाँ के लोग भी खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए, मैं तनाव में हूँ, परेशान हूँ। जिंदगी में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आती है, मैं उसमें डर जाता हूँ, हिल जाता हूँ, मेरे चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लग जाती है। जबकि मैं और लोगों को देख रहा था कि उनकी जिंदगी में बड़े बड़े तनाव आते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती है, लेकिन वो हिलते तक नहीं और बिल्कुल हंसते हुए अपनी समस्याओं का मुकाबला करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। कई ओल्ड टाइमरों को मैंने अपमानित किया, कई ओल्ड टाइमरों को मैंने बहुत नाराज किया अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, लेकिन किसी ने भी मेरे पे पलटवार नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, मुझे ये जो बाहर निकाल फेंकने की कभी कोशिश नहीं की, हमेशा माफ किया, लेट गॉड किया। तो मुझे भी सवाल आया कि यार ये इतना पेशेंस इसमें आया कैसे ये माफ कर सकते हैं मुझे, कैसे अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों में भी ये स्टेबल रह सकते हैं, कैसे इनके चेहरे पे एक सुकून है, शांति है, कैसे एक अच्छी उम्र होने के बाद में भी एक ही सर्विस में लगे हुए हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, और बढ़िया मीटिंग कर रहे हैं, दूर दूर जाकर एक ही सेवा में लगे हुए हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है इनमें, इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये चीजों ने दोस्तों सही मायने में मुझे प्रेरित किया अपने आप को बदलने की, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में नहीं डालूंगा, मेरे अंदर में चेंज नहीं आएगा, मेरी सोच में, मेरी भाषा में, मेरे व्यवहार में, मेरी एटीट्यूड में, मेरी पर्सनालिटी में, तब तक दोस्तों इस जिंदगी को मैं अच्छे तरीके से नहीं जी पाऊंगा। और मैं खुद अगर अच्छे तरीके से नहीं जिया तो मैं दूसरों को भी ठीक तरीके से नहीं जीने दूंगा। ए का प्रोग्राम शेयरिंग का है दोस्तों, शेयरिंग, शेयर करना। शेयर करने का मतलब होता है बांटना। क्या बांटेंगे? जो है हमारे पास में वही तो बांटेंगे ना। मेरे चेहरे पे अगर 12 बजे हुए हैं तो मैं खुशियां कहां से बांटूंगा? मैं खुद तनाव में हूँ, खुद डर में हूँ, तो लोगों को कैसे एंजॉय दूंगा, कैसे फ्री लाइफ दूंगा? तो सबसे पहले तो मुझे अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है कि जो खुशनुमा हो, हंसती हुई हो, पीस ऑफ माइंड भरी हो, बगैर डर और तनाव के हो, अंदर से स्टेबल हो। जब मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो उसका इंस्पिरेशन मेरे नजदीक जुड़े हुए लोगों को मिलने वाला है।
जैसा मैं ओल्ड टाइमरों को देखकर ये चाहता था कि यार इनके जैसी मेरी जिंदगी बने, तो वैसे ही अगर मैं खुद वैसी लाइफ पहले जीऊंगा तो मेरे से जुड़े हुए लोग भी इंस्पायर होंगे, उनको भी लगेगा। किसी नए अल्कोहलिक को मैसेज देने के लिए जा रहा हूं, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मेरी आंखें अंदर, मेरे गाल अंदर, मेरे कपड़े धुले हुए नहीं है, तो वो नया अल्कोहलिक तो बोलेगा कि ये दारू बंद करने के बाद में भी तो इसमें कोई सुधार दिख नहीं रहा, इसके चेहरे पे तो अभी भी 12 बजे हुए और ऐसा दिख रहा है कि ये पिया हुआ ही है। तो वो नया आदमी क्या अट्रैक्शन लेगा और क्या ए में आएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम दोस्तों सिर्फ रोते रहने का नहीं है कि मैंने अल्कोहलिज्म में क्या क्या किया, कैसे कैसे मैंने पाप किए और कैसे कैसे मेरी बर्बादी हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे हंसने की भी संधि देता है, हंसने का भी मौका देता है, अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाने का। सिर्फ शेयरिंग में रोते ही नहीं रहना है, डिसीज ही नहीं है, हमारी जिंदगी में रिकवरिया भी है। रोज के रोज वन डे एट ए टाइम के आधार पे मैं अपनी जिंदगी कैसे जॉयफुल बना रहा हूँ, कैसी खुशनुमा बना रहा हूँ, कैसे समस्याओं से हंसते हंसते मैं निकलता हूँ, ये भी तो सुनना चाहते हैं लोग कि मेरा वही ड्रंकन लॉक सुनने के लिए बैठे। अगर मैं ए में आने के बाद में अपनी रिकवरी नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे समस्याओं से निकल जाता हूँ, कैसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं हंस सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ, संयमित रह सकता हूँ, तो वही तो चीजें वो नए अल्कोहलिक को प्रभावित करेंगी कि हाँ यार शराब से तो दूर हो ही गए, लेकिन अब जिंदगी को फेस कैसे करना, कैसे मुश्किलात से निकलना, कैसे जिंदगी को खुशनुमा बनाने का, कैसे हर परिस्थिति में मैं हंस सकता हूँ, खिलखिला सकता हूँ। ये चीजें अगर मेरे अंदर ही नहीं रहेंगी तो मैं दूसरों को बताऊंगा कैसे और बांटूंगा कैसे। और फिर दोस्तों जब 4 साल के बाद मैंने इस बात की गरज महसूस की कि मुझे अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में डालना पड़ेगा और सबसे पहले अंदर का सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, चौथा कदम। और सीधी बात है दोस्तों, उसके लिए भी एक ऐसा व्यक्ति लगता है कि जिसने खुद वो कदम लिया हो, जिसकी खुद अपनी जिंदगी अच्छी बनी हो। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा व्यक्ति उसने मुझे दिया जो आज मेरा स्पॉन्सर भी है। और उस मेरे स्पॉन्सर के साथ अपनी इस रिकवरी की यात्रा में ऐसे ऐसे अनुभव मैंने लिए आगे कदमों पे प्रैक्टिस करते हुए कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी एक मजबूती है, एक स्टेबलनेस है, एक सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड है, उसमें मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। वो खुद मेरे सामने में एक रोल मॉडल है। दोनों मियाँ बीवी बुजुर्ग होने के बाद भी दोनों अकेले रहते हैं। सिर्फ कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो बाहर सर्विस नहीं कर पाते, 1.5 साल से घर के अंदर में ही है। लेकिन 1.5 साल के पहले तक 70-75 साल की एज में भी उनको मैंने बिल्कुल फ्रंट पे रह के काम करते हुए देखा है। दोनों मियाँ बीवी बूढ़े, कई बीमारियों से ग्रसित, उसके बावजूद अपनी जिंदगी को बहुत हैप्पी और जॉयसली जी रहे। तो वो मेरे रोल मॉडल थे। और मेरे स्पॉन्सर ने ही जो मुझे कदमों के जरिए से सिखाने की और मेरे अंदर बदलाव लाने की जो कोशिशें की, उसी का नतीजा है दोस्तों कि आज मेरी जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं होता, परेशान नहीं होता, और हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे मैं संयमित रखूं, कैसे खुशी से उसका सामना करूं, ये आज मैं सीखने की और उस पर काम करने की कोशिश करता हूं। अनगिनत मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, इसको अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो जो 90 कदम के बाद में प्रोमिसेस लिखे गए, 12 प्रोमिसेस, वो हमारी जिंदगी में उतरते हैं। हमारे एटीट्यूड में, हमारे सारी चीजों में बदलाव आता है। जिंदगी की तरफ देखने का दृष्टिकोण, हमसे जुड़े हुए लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। और जब ये बदलाव हमारी जिंदगी में आता है
और दुनिया को हम और लोगों को हम नई नजर से देखना शुरू करते हैं, हमारे अंदर में टॉलरेंस आता है, सहनशीलता आती है कि नहीं यार, खुद भी अच्छे से जियो, हैप्पी और जॉयसफुली फ्री लाइफ, और दूसरों को भी जीने दो। आज मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को ही खुश रखने की नहीं है दोस्तों। आज मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि मेरे से जुड़े हुए लोग अगर परेशान रहेंगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। चैरिटी बिगिंस विथ होम। दुनिया में जितनी भी समाज सेवा करनी है कर लो, लेकिन ये जो समाज सेवा है, ये जो चैरिटी है, ये मेरे अपने घर से शुरू होनी चाहिए। मेरे घर के लोग अगर मेरे से परेशान है, या मेरे से या फिर और किसी भी चीज से परेशान है, दुखी है, डरे हुए हैं, दहशत में है, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, फ्री नहीं है, तो मैं कहाँ फ्री रह सकता हूँ, कहाँ मुझे आनंद आ सकता है? क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूं, रात को चैन की नींद सोने के लिए घर में ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर मेरा घर अशांत रहेगा, मेरे घर के लोग डरे हुए रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो मैं कैसे बोलूं कि मैं खुश रह पाऊंगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, आज मुझे उनको धन दौलत लाकर नहीं देनी पड़ती, मुझे सिर्फ उनकी खैर खबर लेनी पड़ती है। उनकी छोटी बड़ी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, कैसे छोटी छोटी चीजों से भी मैं उनकी जिंदगी में खुशियां डाल सकूं और खुद भी खुश हो सकूं, इसके बारे में सोचना पड़ता है। और जब मेरा घर खुश रहता है, मेरे घर के सदस्य खुश रहते हैं, तो मेरा मन खुश रहता है, और मेरा मन खुश रहता है तो यही खुशियां मैं बाहर बांट सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का परिवार भी मेरी फैमिली है। तो यहाँ भी शुरू में मेरे अपने एटीट्यूड की वजह से मैंने सेवा के नाम पे दंगे ही किए थे, अपनी मनमानी, सेल्फ विल रन राइट, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। दूसरों ने कोई भी कुछ भी किया तो वो मुझे पसंद ही नहीं आता था, मैं बराबर उसमें वो दाग लगाने का काम करता था। और फिर झगड़े, मेरे होम ग्रुप में लोग परेशान, मेरे इंटर ग्रुप में काम करते वक्त लोग परेशान, फेलोशिप में काम करते वक्त लोग परेशान। लेकिन जब मैंने इन कदमों पे काम किया, और इन कदमों पे काम करते करते जब मेरे एटीट्यूड में, मेरी भाषा में, मेरे व्यवहार में, मेरी सोच में परिवर्तन आया, तो मैंने अब किसी के भी बीच में हस्तक्षेप करना, किसी के भी काम में अड़ंगे डालना, बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना बंद कर दिया। क्योंकि ये दुनिया में नहीं चला रहा, और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी चलाना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारी एक ही लविंग अथॉरिटी है, और वो गॉड है, भगवान। वो देख लेगा, अगर कोई ए में गलत भी कर रहा है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सलाह मांगी गई तो मैं सलाह दे दूं, और अगर मेरी सलाह नहीं मांगी गई तो फिर जानबूझ के खुद होके अपनी टांग फंसाने की जरूरत नहीं है। जानबूझ के लोगों को नसीहतें देने की आवश्यकता नहीं है। आज घर में भी उस बात की ध्यान रखता हूं, और ए में भी ध्यान रखता हूं। लोगों को आजादी देना, स्वतंत्रता देना, भाई तुम अपने हिसाब से करो, तुमको जो करना है। कहीं कुछ गलत हो गया तो फिर मैं हूं। ये चीजें पहले नहीं थी दोस्तों। हजार बंधन मैं लोगों पे डालता था, चाहे मेरे घर के हो या बाहर के हो। उन्होंने इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। लोगों की आजादियां छीनने का काम करना। और जब मैं लोगों की आजादियां छीनने का काम करता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में करता हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उनको मैं जीने दे रहा हूँ? वो तो हमेशा दबाव में रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे। आ गया रे बाबा, अब ये ग्रुप में अगर एंट्री होती है तो ग्रुप के लोग परेशान, और घर में एंट्री होती है तो घर के लोग परेशान। अभी ये आ गया है, अभी अपना कानून कायदे बताना चालू कर देगा, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो। सारी आजादी छीन रहा हूँ लोगों की, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया जी रहा हूँ। अरे भाई, तेरे जीने से लोग खुश है क्या?
कि दुखी है, ये भी तो देख ले, ये भी तो जान ले। और फिर लोग ही अगर मेरे जीवन से खुश नहीं है, मेरे जीने के तरीके से खुश नहीं है, तो मैं भी ज्यादा देर तक इस जीने का आनंद नहीं ले सकूंगा। सही मायने में ए ने जीने का आनंद सिखाया कि मैं दूसरों की कदर करूं, दूसरों का सम्मान करूं, उनकी भावनाओं का सम्मान करूं, उनको उनकी इच्छा से जीने दूं, मुक्त होके, स्वतंत्र होके। और जब मैं ये करता हूं दोस्तों, तो लोग भी मुझे भर भर के प्रेम करते हैं, लोग भी मेरा भर भर के सम्मान करते हैं। और तब दोस्तों इस जिंदगी का जो मजा है, जो आनंद है, वो और बहुत बढ़िया हो जाता है। जब मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मेरे स्वार्थ में कहीं तो भी कमी आती है, जब मैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। ये दूसरे मेरे परिवार के लोग हैं। एक ए का मेंबर होने के नाते एक नया पीड़ित शराबी है, जिसकी मैं केयर करता हूँ, जिस पर मैं ध्यान रखता हूँ, अपने अनुभवों के जरिए उसको दलदल से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो बिग बुक चैप्टर 5 कहती है दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके हम जैसे शराबियों ने अपने स्वार्थीपन से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं अपनी जिंदगी से ये जो मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्म केंद्रितता निकालने की कोशिश करता हूँ, दूसरों के बारे में, दूसरों की भावनाओं के बारे में सम्मान करना, उनका ख्याल रखना, इसमें अगर अपना आज का दिन मैं बिताता हूँ, तो रात को जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ दोस्तों, तो मैं उस चित्त शांति, उस सेरेनिटी को अनुभव कर सकता हूँ जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो इस सोब्राइटी में मुझे देने का वादा करती है। और ये प्रोग्राम दोस्तों प्रैक्टिस का है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। यानी ये जो अध्यात्म की जो बातें हैं, आध्यात्मिक जो जीवन है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, उसको हमको जीना पड़ता है। और आज के ही दिन जीना है, एक दिन। और जब मैं इसको जीता हूँ, तो ये हमको जो जो वादा करती है, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ का, एक ऐसी लाइफ जिसमें मैं भी खुश हूँ, समाधानी हूँ, मजा ले रहा हूँ इस जिंदगी का, और मेरे से जुड़े हुए लोग भी उतना ही उस जिंदगी का मजा ले रहे हैं। तो ये जो स्लोगन था दोस्तों, लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इस स्लोगन ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी। और आज जो भी जिंदगी में मेरी एक हैप्पीनेस है, एक पीस ऑफ माइंड, एक सेरेनिटी है, वो इन्हीं स्लोगनों की वजह से मेरी जिंदगी में आई है। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।